हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ गुडविल एंड शेयर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने गुडविल कंप्लीट किया है, सुपर प्रॉफिट मेथड बता दिया, कैपिटलाइजेशन मेथड बता दिया था। एफएमपी हमने किया नहीं है, बट एफएमपी कैसे करती है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टॉपिक का नाम है गुडविल एंड शेयर्स। अब तक गुडविल हुआ है, 3 लेक्चर्स में सिर्फ गुडविल पढ़ा है। आज हम शेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होपफुली फॉर्मेट आपको सबको याद रहेगा। फ्रैंकी एंटोनी वाला सम किया था, सैंडविच पिज्जा, फिर उसके बाद हमने फ्यूशा किया है, उसके बाद हमने और एक सम किया था वर्दी लिमिटेड, यस ये कर लिया। कल की क्लास में हमने विष्णु लिमिटेड, जो मेरे मेथड से मैंने सॉल्व करवाया था वो है, और एक सम किया था प्रोग्रेसिव लिमिटेड, करेक्ट। चलो आज बढ़ते हैं नए टाइप की तरफ, जिधर हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ शेयर्स। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सनराइज कंपनी लिमिटेड, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट, क्लियरली बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर्स। शेयर सॉल्व करने के लिए, जैसे गुडविल में कितने मेथड थे? 3, बट ऐसे तो 2 ही है, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। एफएमपी बहुत कम है, अगर आया भी तो वो गुडविल सुपर प्रॉफिट के पार्ट में ही आ जाता है, बराबर है। शेयर सॉल्व करने के भी 3 मेथड है, जिसमें तीसरा पहले दोनों पे डिपेंडेंट है। पहला फॉर्मेट का नाम है असेट बैकिंग मेथड, या इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक मेथड, या तीसरा नाम है नेट असेट मेथड। कुछ भी बोलेगा वो, असेट बैकिंग मेथड बोल देगा, इंट्रिंसिक मेथड बोल देगा, या असेट बैकिंग नेट असेट मेथड बोलेगा। कुछ भी बोलेगा, काम एक ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने आता है सबको? कैसे फाइंड करते हैं? क्या बात है, यही है आपका नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। तो टू फाइंड वैल्यू पर शेयर, टू फाइंड वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर फाइंड करना है। कौन से मेथड से? असेट बैकिंग मेथड से। तो फॉर्मूला कहता है नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते NAAESH, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नशा नहीं करने वाले जरा ध्यान दो, ठीक है। नशा करेंगे तो चिकने बनते अपन। यस ध्यान दे बेटा। वैल्यू पर शेयर फाइंड करने का फॉर्मूला है नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में रहेगा ही, लेकिन नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर नहीं रहेगा। तो हमको अगर नशा नहीं, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला वेरी सिंपल, कैपिटल एम्प्लॉयड सुना हुआ है ये, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस करने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हुआ सुजल, नशा तू कर रहा है क्या? नहीं ना, कोई नहीं, नया होता ही उम्र में बेसिक। तो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर आपको नशा फाइंड करना है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? असेट माइनस। हो गया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड समझा? ठीक है, ये जो मेथड है ये बैलेंस शीट बेस्ड है, ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट बेस्ड है। एसेट माइनस लायबिलिटी बैलेंस शीट में मिलता है, प्रेफरेंशियल बैलेंस शीट में मिलता है, मतलब ये बैलेंस शीट बेस्ड है। नेट असेट मेथड, इंट्रिंसिक मेथड या असेट बैकिंग मेथड। क्लियर? दूसरा मेथड है यील्ड मेथड। दूसरे मेथड का नाम है यील्ड मेथड। ये बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इधर बैलेंस शीट का कुछ काम नहीं है, कुछ चीजें यूज करने वाले अपन, बट इधर सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंडेंट है। तो वंस अगेन, जैसे असेट बैकिंग मेथड से आपने क्या फाइंड किया था? वैल्यू पर शेयर। इधर से भी क्या फाइंड करने का है? वैल्यू पर शेयर।
अब वैल्यू पर शेयर फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को मैं शॉर्ट में कर देता हूं ERR। नॉर्मल को तो हमने पहले ही शॉर्ट करके रखा है, समझ में आया? ये क्वेश्चन में रहेगा बट ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा। तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? वैल्यू पर शेयर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? ERR और NRR। NRR क्वेश्चन में रहेगा, क्या नहीं रहेगा? तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? ERR। तो ERR फाइंड करने का फॉर्मूला है, ERR फाइंड करने का फॉर्मूला है FMP। ये भी किधर सुनेला वाटता है मेरे को, गुडविल में पढ़ा है ना? FMP अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल, अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मतलब एक इक्विटी शेयर का कितना वैल्यू है वो, समझा? इस क्वेश्चन में ये फाइंड करने के लिए आपको FMP चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, पेड अप। ये दोनों चीज तो रहेगा क्वेश्चन में, क्या नहीं रहेगा? तो अपने को पहला क्या फाइंड करना पड़ेगा? FMP फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, बट थोड़ा बदलाव जैसा कुछ दिख रहा है। गुडविल के सम में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन शेयर्स वाले सम में FMP में कुछ बदलाव आ गया। क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस। अब ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब जो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें से आप जो मालिक के लिए पैसा देते हो, जैसे डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, जो पैसा बाजू में निकालते हैं बिजनेस करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए, जनरल रिजर्व में पैसा जमा करने के लिए, कैपिटल रिजर्व के लिए पैसा जमा करने के लिए, उसे आप एप्रोप्रिएशन कहते हो। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से एप्रोप्रिएशन माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? FMP मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यही चेंज है गुडविल और शेयर्स के सम में। गुडविल का सम है तो अपने को FMP यहां तक ही फाइंड करना है, लेकिन अगर शेयर्स का सम है तो आपने ये फाइंड किया रहेगा तो उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन। समझा ये बात? हाँ या नहीं? बेसिकली एक एप्रोप्रिएशन फिक्स है, वो क्या है वो बता देता हूं। जैसे आपने इधर देखा कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर गुडविल का फाइंड करते अपन तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस है, वो लिखते क्या अपन? खाली आउटसाइडर लायबिलिटीज लिखते हैं। लेकिन इधर कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमने क्या माइनस कर दिया? याद करो, जब गुडविल कर रहे थे तो असेट में हम इन्वेस्टमेंट लिखते थे क्या? तो उसका इंटरेस्ट लिखते थे क्या? हम लोग क्या करते थे? FM में से माइनस करते थे। वैसे ही इधर कैपिटल एम्प्लॉयड में से तुमने प्रेफरेंशियल कैपिटल को निकाल दिया तो तुम्हारे नेट प्रॉफिट में से भी प्रेफरेंस शेयर के ऊपर होता है डिविडेंड, वो भी क्या निकाल देने का? नेट प्रॉफिट में से निकालने का। इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो अगर आप शेयर्स का सम कर रहे हो तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, तो उसका डिविडेंड भी नहीं लिखना है। और डिविडेंड कभी माइनस होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, पहले नहीं। समझा? वापस एक बार, नॉर्मली हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लिखते हैं? असेट माइनस लायबिलिटीज। तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, बट उसमें से मैंने क्या निकाल दिया? यहाँ पे शेयर्स वाले सम में प्रेफरेंस शेयर निकाल दिया। जब प्रेफरेंस शेयर निकाला है तो इसका डिविडेंड भी निकालो। और डिविडेंड कहां से निकालूंगा? प्रॉफिट में से। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। समझा ये? तो पहला पॉइंट, शेयर्स में फर्क समझ में आ गया। शेयर्स वाले सम में प्रेफरेंस शेयर लिखते नहीं है, शेयर्स वाले सब में प्रेफरेंस शेयर लिखते नहीं है। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखते तो उसका डिविडेंड भी नहीं लिखते, इसलिए नेट प्रॉफिट में से उसे माइनस कर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड किसके किसके लिए है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के लिए है। जब मैं असेट माइनस लायबिलिटीज कर रहा हूं तो नॉर्मल गुडविल वाले समय अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा है वो दोनों को देना पड़ेगा ना। गुडविल वाले सम में वापस एकदम क्लियरली बोलता हूं, जरा सुनो। जब मैं गुडविल का सम सॉल्व कर रहा हूं, ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में है इक्विटी शेयर 10 लाख, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स है 5 लाख, एग्जाम्पल के लिए 5 लाख, बराबर है।
आपने इधर असेट लिखा, जो भी है, लायबिलिटीज एक्सटर्नल माइनस किया, तो अपने को मिला कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, ये किसके लिए आया है? इन दोनों का है, इक्विटी शेयर होल्डर का है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है। यही मालिक है ना मेरे। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन्होंने बिजनेस में इतना पैसा लगाया है, मेरा पूरा असेट उसमें से बाहर वाले को दे दिया, तो अब जो पैसा बचा वो मेरा है, मेरा यानी कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का है। वो गुडविल वाले सब में ऐसा करते थे, लेकिन शेयर्स वाले सब में अपने को क्या करना है? इसको इसमें से निकालना है, तो अपने को पता चलेगा इक्विटी शेयर होल्डर का कितना पैसा है। उसी को कहते हैं नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। समझा कंसेप्ट? इसलिए जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल रहे तो प्रॉफिट में से डिविडेंड भी तो निकालना ही पड़ेगा ना। पहला डिफरेंस शेयर्स का समझा। सेकंड डिफरेंस, ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं, नोट डाउन करके रखोगे तो सम सॉल्व करना इजी होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि गुडविल वाले सम में इन्वेस्टमेंट लिखते थे क्या आप? नहीं लिखते थे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो लिख सकते हो, नॉन ट्रेड लिखते थे क्या? नहीं। बट शेयर्स कहता है मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट लिखना है। शेयर्स वाले सम में इन्वेस्टमेंट आएगा, गुडविल वाले सम में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। समझा? शेयर्स वाला सम है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, अरे तो कौन से टाइप का है? कोई भी टाइप का है, कैपिटल एम्प्लॉयड में अपन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। जब इन्वेस्टमेंट लिखेंगे तो उसके अंदर इंटरेस्ट रहेगा, उसे माइनस करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझा? ये दो पॉइंट शेयर्स और गुडविल को अलग करता है। पॉइंट क्लियर है? पक्का? सेकेंड मेथड समझा क्या है? सेकेंड मेथड में सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? एफएमपी। जैसे एफएमपी मिलेगा ईआरआर, ईआरआर मिलेगा तो वैल्यू पर शेयर। सम इज कंप्लीट। इधर हम फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें से प्रेफरेंस शेयर माइनस करेंगे, ये मिल गया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया। दोनों मेथड क्लियर? तीसरा मेथड वेरी डिफिकल्ट, ये सबसे डिफिकल्ट मेथड है। इसमें क्या करना है मालूम है? दोनों के आंसर को प्लस डिवाइड बाय 2 करना है। बहुत डिफिकल्ट है। इसका आंसर और इसका आंसर, जो इसका वैल्यू पर शेयर आया, जो इसका वैल्यू पर शेयर आया, दोनों को प्लस करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, इसे हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू। अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड वैल्यू पर शेयर यूजिंग फेयर वैल्यू, सिर्फ इतना बोला है, इसका मतलब अपने को ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, फिर ये मिलेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। समझा? सम हो गया। अगर ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया है तो आपका काम डन है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा मेथड इल्ले, ठीक है। और एक पॉइंट, टेक्स्ट बुक के फॉर्मूले में और सिराज सर के फॉर्मूले चेंजेस किया है सर ने। क्या चेंज किया है? वैल्यू पर शेयर में अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको यहां पे दिया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पेड अप वैल्यू, ऐसा किधर दिया है? टेक्स्ट बुक में। और यहां पे 100 मैंने उल्टा करके रखा है, ऊपर 100। क्यों? रिटर्न्स परसेंटेज में होता है, नॉर्मल रिटर्न परसेंटेज में होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इधर मैंने क्या लिखा है? 100, परसेंटेज 100 रहेगा। इक्विटी है तो इसका पेड अप वैल्यू आएगा, तो मैंने ये चेंज किया। आंसर में 1 रुपए का भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है सर। मार्क्स 101% मिलेगा, ठीक है। पक्का समझा? एनी डाउट? दोनों मेथड क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर्स बाय असेट बैकिंग मेथड एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड आल्सो बाय यील्ड मेथड। दोनों पूछ लिया है पहले इस सब में, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला असेट बैकिंग करना है, ओके। असेट बैकिंग में अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट ढूंढना पड़ेगा, ये तो कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल जनरल रिजर्व लायबिलिटीज फिक्स असेट लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख
एडजस्टमेंट कुछ है क्या देख लेता हूँ. इट इज एस्टिमेटेड दैट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेस टैक्स ऑफ द कंपनी विल मेंटेन एट 34,000 एंड द नॉर्मल डिविडेंड रेट इज 8%. नहीं, मतलब कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है. तो फिक्स असेट, फिर कमीशन इशू ऑफ शेयर. कमीशन वो भी असेट पे, इल्ले बोगस असेट. कमीशन का भी असेट बन सकता है क्या? नकली असेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसा है तो ये आएगा नहीं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा नहीं. फ्लोटिंग असेट, असेट होता है. और कोई असेट है क्या मेरे पास? तो इसका टोटल लेना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, उसको थोड़ा तकलीफ देना पड़ेगा, तो अपने को उसका टोटल देगा. तो मुझे इसका टोटल आ गया 4 लाख. बराबर है अर्चना, अर्चिता. अर्चिता समझ में आया बेटा? वेरी गुड नेहा. अब इसके बाद लायबिलिटीज पे जाते. लायबिलिटीज में आएगा क्या? आएगा क्या? आएगा क्या? आएगा क्या? आएगा आएगा आएगा. लायबिलिटीज फॉर सन्ड्री पार्टीज आ जाएगा. बस सर एक ही है 55,000. 4 लाख में से 55 माइनस करेंगे 3 लाख. मिल गया कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इल्ले सर ऑल इक्विटी शेयर, नो प्रेफरेंस शेयर 0. माइनस करेगा नशा आ गया. अरे समझा? नशा आ गया तो वैल्यू पर शेयर भी फाइंड कर सकता है. हाँ यस, क्यों नहीं फाइंड कर सकता है? नशा अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. पर लेकिन किंतु परंतु बंधु, एक 10 रुपए वाला फुल्ली पेड है, एक 10 रुपए वाला 7.5 पेड है, एक 10 वाला 5 पेड है. अगर सब फुल्ली पेड होता तो कितने इक्विटी शेयर? 10,000 10,000 10,000 कितने हो गए? बराबर है. बट क्या मेरे सारे शेयर्स फुल्ली पेड है? तो मेरा जो वैल्यू पर शेयर आएगा ना वो नहीं आ सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था मेरा? अब मैं ये करता हूं कि मेरे सारे शेयर्स को फुल्ली पेड कर देता हूं. जैसे इसने तो फुल्ली पेड करके रखा है. इसका कितना है? 10 रुपया. कितना? 7.5. तो अभी कितना बाकी है? तो भाई 10,000 शेयर होल्डर को बोलूंगा चल भाई 2.5 रुपया दे. मांगूंगा कि नहीं? यस. मैं इसमें 2.5 रुपया मांगूंगा तो 10,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 25,000. एड नोशनल कॉल 25,000. इसको कितना मांगूंगा भाई? 5 रुपया. 50,000 आ जाएगा. हाँ या नहीं? अब पैसा आ रहा है तो कैश इज योर असेट, और वो असेट कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड ही होगा ना, माइनस होगा क्या? तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ऐड कर दिया 25 और 50. इस तरीके से अब कॉल फुल्ली पेड हो गए, शेयर्स हो गए कि नहीं? और शेयर फुल्ली पेड हो गए तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी बदल गया. 3,45,000 था 4,20,000. माइनस करूंगा तो भी 4,20,000 ही आने वाला है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं. समझाइए. अब मैं फाइंड करूंगा वैल्यू पर शेयर. नशा कितना है? 4 लाख. और शेयर कितना है? 30,000. डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आंसर है. समझा? समझा? अगर ये फुल्ली पेड होता है तो ना, बट मेरे शेयर्स फुल्ली पेड थे क्या? मैंने कॉल करके फुल्ली पेड करके वैल्यू निकाला है. अगर ये फुल्ली पेड नहीं होते तो क्या इनका वैल्यू 14 रुपए आता है क्या? नहीं. तो फुल्ली पेड है तो वैल्यू पर शेयर कितना है? लेकिन अगर ये पार्टली पेड है, 7.5 रुपए वाले की बात करता हूं, तो उसमें से अपन कितना कम कर देंगे? 2.5 रुपए का कॉल किया था ना मैंने, तो 14 में से 2.5 माइनस करोगे तो इनका वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा? और इसने 5 ही रुपया दिया था तो 5 मिलेगा. 14 में से 5 माइनस किया तो ये आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड है तो. अगर पार्टली पेड नहीं होते तो मेरा आंसर फर्स्ट मेथड इज कंप्लीटेड. अगर ये भी नहीं होता तो डायरेक्टली 3,45,000 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता आंसर हो गया रहता. समझा? ये बाउंसर गया. पक्का? यील्ड मेथड पे जाएंगे. यील्ड मेथड पे जाने के लिए सबसे पहला मुझे एफएमपी चाहिए. चलो देखते कुछ दिया है. दिया है 34,000. बोला है ना एस्टिमेटेड, इट इज एस्टिमेटेड दैट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेस टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी मेंटेन एट 34,000. मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 डिवाइड बाय 1 34,000 आ गया. एग्री कर लो का? हो. अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे. सर प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं तो डिविडेंड है क्या?
जब मेरे पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी नहीं आएगा। जब डिविडेंड नहीं आएगा तो इसमें -0 करूंगा तो एफएमपी 34,000 नहीं आएगा। समझा? एफएमपी मिल गया है तो ईआरआर भी मिल जाएगा। कैसे ईआरआर मिलेगा? एफएमपी को डिवाइड करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना? 1,75,000 50। ये मेरा इक्विटी कैपिटल है 1,75,000 50 2,25,000। एग्री? वो कौन सा मेथड चल रहा है? उसमें हम लोग क्या देखते हैं? प्रॉफिट एंड, उसमें जितना तुम्हारा कैपिटल वैल्यू में उतना ही लिखने वाला हो। कॉल करने का नहीं करने का, उसे कैपिटल कैश का लेन देन है, प्रॉफिट का लेन देन नहीं है। ये समझा आपको? इस हिसाब से 34,000 डिवाइड बाय 2,25,000 इनटू पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कितना? इधर कितना है, इधर कितना है, बट मैंने सिर्फ 10 ही लिखा है। मैं एक एक करके सबका अलग अलग कैलकुलेट करने वाला हूं। ध्यान से, एक बार पेड अप वैल्यू कितना लिखा मैंने, तो उस हिसाब से ईआरआर कितना आया, ये समझा? हाँ, ईआरआर मिल गया है तो वैल्यू पर शेयर भी मिल जाएगा। कैसे? ईआरआर अपॉन एनआरआर। एनआरआर कितना %? तो 1.511 ईआरआर अपॉन 8 इंटू 100। ये अगर आपका फुल्ली पेड वैल्यू है तो, बट आपके शेयर्स का किसी का पेड अप वैल्यू कितना है? 7.5। तो वापस से सेम चीज, कैपिटल सेम, लेकिन अब पेड अप वैल्यू कितना लिखा? समझा? हाँ, तो इस हिसाब से इसका ईआरआर कितना आया? 1.133। यही आ रहा है। वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगा? 1.133 अपॉन 8 इंटू 100। समझा? वीपीएस मतलब वैल्यू पर शेयर। तीसरे केस में जाऊंगा, इधर वैल्यू पर पेड अप वैल्यू कितना है? 5। डिफरेंस समझ में आ गया? कैपिटल वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि इक्विटी कैपिटल उतना ही है मेरा। इस हिसाब से 0.75556 ऐसा कुछ आपको आता रहेगा। बराबर है? सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर निकाला, वैल्यू पर शेयर क्लियर हुआ तो 9.44 लिख देना बस। ले भाई 9.44 लिख, ठीक है। 9.4 वैसे भी दिख रहा है, 38 मतलब 9.4 ही हुआ ना। अरे समझा? सम समझ में आ गया? दैट्स इट। ये आपके शेयर्स वाला सम हो गया। एग्जाम में अगर उनको 20 मार्क्स का सम देना है तो व्हाट दे कैन डू इज गुडविल अलोंग विथ शेयर्स। अब गुडविल अलोंग विथ शेयर्स के भी सम करने वाले, बट ध्यान में रखना कि गुडविल कैसे सॉल्व करते, उसमें एफएमपी क्या लेते, शेयर्स कर रहे तो उसमें एफएमपी क्या लिखते। बस ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको समझने का, बाकी टॉपिक ऐसा ही है। ठीक है? समझा सम? इधर फेयर वैल्यू पूछा है क्या? क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे शेयर्स है वो पार्टली पेड है। अगर ये फुल्ली पेड होता तो अपन फेयर वैल्यू फाइंड कर सकते। अगर पूछा भी है तो आप इस केस में फुल्ली पेड वैल्यू डिवाइड बाय 2, पार्टली पेड वैल्यू डिवाइड बाय 2, पार्टली पेड वैल्यू डिवाइड बाय 2। इस केस में आप सबका फेयर वैल्यू फाइंड कर सकते। समझा? पक्का? चलिए, कुछ नोट लिखा हुआ यहाँ पे, क्या लिखा है पता नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन इन द प्रॉब्लम इज ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी कैपिटल। हमने इसके पहले भी शायद गुडविल वाले सब में ऐसा कुछ पढ़ा था, डिविडेंड का रेट दिया हुआ था, तो मैंने बताया था जो डिविडेंड का रेट है वही मेरे लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये लैंग्वेज ये लोग ने यूज किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन बाय द प्रॉब्लम ऑन इक्विटी शेयर देयरफॉर इट इज, वही किया था मैंने। Commission on issue of shares and premium expenses being fictitious asset are not included in the fund available for equity share holder। वो तो हमने by default लिखा भी नहीं था। समझा ये नोट? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट सम। छोटा सा सम है, क्या पूछा गया है? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। कौन से मेथड से वो नहीं बोला है, खाली बोला है फाइंड आउट वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर। तो अब मेथड कैसे डिसाइड होगा? अगर बैलेंस शीट दिया हुआ है
तो असेट बैकिंग मेथड, अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो यील्ड मेथड। समझ में आ गया? तो अपने को देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया। द कंपनी शेयर कैपिटल है 11 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑफ दिस 40,000 शेयर्स आर 8% प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिमेनिंग आर इक्विटी शेयर्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट 50% earned during the past 3 years is 1,50,000। प्रॉफिट दिया हुआ है, एफएमपी दिया हुआ है। Expenses will increase by 12,000 per annum. Normal rate of return is 10%. मतलब yield मेथड ही रहेगा। समझा या नहीं? चलिए, तो yield मेथड का फॉर्मूला में वैल्यू पर शेयर ERR NRR into 100, थोड़ा लाइन छोड़ दिया। ERR FMP अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल into पेड अप। अभी FMP टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, कितना दिया है, बट ये आफ्टर टैक्स है। अपने को कुछ एडजस्टमेंट बोला है। इन फ्यूचर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 12,000। याद करो गुडविल वाले सम में, तो आफ्टर टैक्स को पहले बिफोर टैक्स बनाएंगे, फिर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, और इस सम में प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है तो डिविडेंड भी आएगा। तो आफ्टर टैक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स कितना 50, ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100, तो ये 50, और ये मालूम है 1,50,000, तो ऊपर भी 1,50,000 ही आएगा, तो ये 3 लाख हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा 3 लाख। अब एडजस्टमेंट में दिया है इन फ्यूचर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कम होने वाला है, माइनस करूंगा कितना 12,000, 3 लाख में 12,000 माइनस करोगे 2,88,000। टैक्स कितना परसेंट है भाई 50%, 1,44,000 माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। बट क्योंकि हम शेयर्स वाला सम कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अप्रोप्रिएशन माइनस करना है, और इसमें अप्रोप्रिएशन आएगा बिकॉज प्रेफरेंस शेयर है अपने पास। कितना है 40,000 प्रेफरेंस शेयर, एक का वैल्यू 10, तो इस हिसाब से 4 लाख हो गया, और 4 लाख पे डिविडेंड कितना परसेंट है 8, तो 32,000 का डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इसमें 32,000 डिविडेंड माइनस करूंगा तो मेरा एफएमपी आ जाएगा 1,12,000, और यही सम अगर गुडविल का होता तो अपना एफएमपी 1,44,000। बस ये डिफरेंस समझाइए। अब ये 32,000 हम लोग एफएमपी के जगह, सॉरी 1,12,000 एफएमपी के जगह पे लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, तो पहले लाइन पे दिया था 11 लाख रुपए का कैपिटल है। 11 लाख का जो कैपिटल है इसमें एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, उस हिसाब से मेरा कितने शेयर्स है 1,10,000, उसमें से 40,000 शेयर्स तो प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया है, तो बचा कितना 70,000। अरे हाँ, और एक शेयर का वैल्यू अगर 10 है तो इस हिसाब से इक्विटी कैपिटल कितना हो गया 7 लाख। अरे हाँ, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, पेड अप वैल्यू है 10, 1,12,000 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 10, 1.6 ERR परसेंटेज में होता है। समझ में आ गया? अब यही चीज हम ऊपर डाल देंगे 1.6। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है 10%, 0 0 कैंसल, 16 हो जाएगा। समझा सम? यील्ड मेथड क्लियर हुआ? पक्का? आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।